वेलकम स्टूडेंट, एसवीएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सोशल साइंस की बात करेंगे। सोशल साइंस के अंतर्गत हमने 2 लेसन कंप्लीट कर लिए थे। आज इस वीडियो में नया लेसन, जो लेसन संख्या है वो 3 है, उसकी शुरुआत करेंगे, वो पढ़ेंगे। 2 जो लेसन पढ़े हैं उसके अंतर्गत हमने ये समझ लिया है कि किस प्रकार भारत में अंग्रेज़ों का आगमन होता है, अपनी सत्ता फैलाते हैं, व्यापार के माध्यम से शासन व्यवस्था चलाना शुरू कर देते हैं, किस प्रकार भारत को लूटना शुरू कर देते हैं, किस प्रकार भारत के राजाओं पर ज़बरदस्ती सहायक संधि थोप करके सैनिक खर्चों को उन पर डाल देती हैं। ये अपने समझ लिया था। अब अपन पढ़ेंगे कि आगे अंग्रेज़ों का किस प्रकार शासन व्यवस्था चलती है। तो आज जो पाठ संख्या 3 है, पाठ 3, और पाठ 3 का नाम है ग्रामीण क्षेत्रों पर शासन चलाना। ग्रामीण क्षेत्रों पर शासन चलाना। ठीक है, पाठ का नाम है ग्रामीण क्षेत्रों पर शासन चलाना। मतलब ये हुआ कि अब अंग्रेज बड़े बड़े इलाकों पर तो आराम से शासन व्यवस्था स्थापित कर चुकी थी। बंगाल में कैसे किया उसने, मद्रास, मैसूर, बम्बई, पंजाब, मराठा को हरा करके वहाँ पर भी। लेकिन अब अंग्रेज़ों को इन बड़े शहरों के अलावा ग्रामीण इलाकों में भी तो अपनी शासन व्यवस्था चलानी थी, और इन शासन व्यवस्था को चलाने के लिए उनको दीवान बनना ज़रूरी था। और कंपनी एक दिन दीवान बन बैठी और कंपनी को दीवान बनाया गया। तो कंपनी क्या बन गई? दीवान बन गई। देखो, दीवान का मतलब क्या होता है? कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी। दीवान का मतलब होता है वह व्यक्ति, दरअसल दीवान एक व्यक्ति होता है कि वह व्यक्ति जो अपने ठिकाने में पैसों से संबंधित, आर्थिक से संबंधित कार्य करता हो, वो दीवान होता है। जैसे एक ठिकाना है, उस ठिकाने के अंतर्गत एक दीवान है। वो दीवान क्या करेगा कि उस ठिकाने से आने वाली जितनी भी आय है, जितना भी धन है, जितना भी कर या वसूली का जो पैसा है, वो जनता से ले करके, जनता से वसूल करके राजाओं को देना, उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति ये काम करता है, उसको दीवान कहते हैं। अंग्रेज़ों से पहले भारत में दीवान भारतीय लोग होते थे। वो भारतीय लोगों के दुख को समझते थे, उनकी भावनाओं को समझते थे। तो भारतीय जनता एक आराम से अपना जीवन यापन कर रही थी। लेकिन समय के इस बदलाव की वजह से अब जो उनके ऊपर जो दीवान है वो भारतीय लोग नहीं है, वो एक कंपनी है। और वो कंपनी के लालची अधिकारी अंग्रेज, वो दीवान बन गए। उनके हाथ में आ गया सारा कर वसूलने का, आर्थिक संबंधित जो भी प्रशासन व्यवस्था है, धन से संबंधित जो भी कर हैं, उनको चलाने का जो काम है वो अब किसके हाथ में आ गया है? अंग्रेज़ों के हाथ में आ गया है। तो अंग्रेज़ों के हाथ में आने की वजह से धीरे धीरे भारतीय जनता को काफ़ी नुकसान हुआ। और 12 अगस्त 1765 में जो मुग़ल बादशाह थे, उन्होंने बंगाल के जो दीवान है वो कंपनी को बना दिया। तो जो मुग़ल बादशाह थे, उन्होंने बंगाल में जो दीवान हैं वो कंपनी को बना दिया था। किसको बनाया था? बंगाल में दीवान, कंपनी को बना दिया। तो 12 अगस्त 1765 के अंतर्गत मुग़ल बादशाहों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात कर लिया है। तो ध्यान रखना है कि जो 12 अगस्त 1765 है, इसमें कंपनी को
बंगाल में दीवान बना दिया मुग़ल बादशाह ने। अब जब बंगाल में जो दीवान है वो कंपनी बन गई है, तो बंगाल में जो भी पैसों से संबंधित, धन से संबंधित मामले हैं वो किसके हाथ में आ गए? ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आ गए। अब बंगाल के अंदर अगर कर से संबंधित कोई नियम बनाना है, लोगों से जो पैसा वसूला जाता था उससे संबंधित अगर कोई कानून व्यवस्था बनानी है, तो पहले भारतीय जनता के जो लोग हैं वो, उनके ऊपर जो दीवान है वो भारतीय लोग थे, तो वो उनकी बातों को समझते थे। लेकिन अब उनके ऊपर जो दीवान बनने का काम है वो ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी। इसका मतलब ये हुआ कि जिस प्रकार भारतीय लोग भारतीय जनता की भावनाओं को समझ सकते हैं, वैसे अब अंग्रेज़ उनकी भावनाओं को नहीं समझते थे। उनके जो कर है उनके ऊपर ज़बरदस्ती थोपे जाते थे और अंग्रेज़ों को लगता था कि दीवान बन करके अपने व्यापारिक कार्य को बढ़ाती जाए, जो उनके व्यापार में जितना भी खर्च आता है वो खर्च यहीं से जुटाए और यहीं पर वो अपने व्यापार को आराम से चला सकें। दरअसल ये होने लग गया कि अब कंपनी जितना भी खर्चा करती थी वो स्थानीय लोगों से छीन लेती थी। वहाँ उन्होंने कर बढ़ाना शुरू कर दिया था और इसी कर बढ़ाने के लालच में भारतीय जनताओं की आर्थिक स्थिति खराब होने लग गई थी, क्योंकि बीच में अकाल भी पड़ते गए हैं, समय समय पर बारिश नहीं हुई और भारतीय जनता एक तरफ से पूरी जनता खेती पर निर्भर है। जो कर हैं उनको वो खेती से जो भी उनको उत्पादन होता था उनसे कर वसूल या कर दिया जाता था, लेकिन अब उनकी स्थिति काफ़ी ख़राब हो गई थी। दरअसल एक सामान्य बात हो गई कि अब कंपनी को उनको दीवान बनाया जा रहा है। जैसे रॉबर्ट क्लाइव को, ऐसा माना जाता है कि रॉबर्ट क्लाइव को जिस जगह पर दीवानी मिल रही हैं वो एक तंबू के अंदर छोटे मोटे सैनिकों के समूह, लेकिन चित्रकार ने चित्र बनाया भी है, उसके अंतर्गत दिखाया गया कि बहुत बड़ा भव्य समारोह होता था जब किसी अंग्रेज़ अधिकारी को दीवान बनाया जाता था मुग़ल बादशाह द्वारा। तो वो मुग़ल बादशाह ने रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का दीवान बनाया था। और इस रॉबर्ट क्लाइव की हमने बात की थी कि जब भारत से गया था तो काफ़ी पैसे लेकर गया। इसको बाद में अपने दूसरे कार्यकाल में इसको भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए इसको जनरल बनाया गया, लेकिन खुद एक भ्रष्टाचारी अंग्रेज़ अधिकारी था और भारत के लोगों से उन्होंने पैसा लूटा। अब ब्रिटिश संसद में, ब्रिटिश सरकार में, ब्रिटिश के अंतर्गत उस पर केस भी हुआ और खुद की भ्रष्टाचार को कम करने के लिए, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए इसने सफाई भी दी थी। ये बात कर ली थी हमने, एक तरह से काफ़ी बातों को जिक्र कर लिया था। अब कंपनी क्या करना चाहती थी? जब इसको दीवान बना दिया तो कंपनी अधिक से अधिक पैसा कमाना चाहती थी। उसके पास में आर्थिक मामलों से संबंधित बातें आ गई। कंपनी की इच्छा होने लगी कि जो व्यापारी खर्च हैं वो यहीं से उठाए। कंपनी अब क्या करने लगी? कंपनी बंगाल के अंदर कम पैसों में, कम कीमत में वस्तुओं को खरीदना शुरू कर देती है। बिल्कुल कम पैसों में बढ़िया सूती वस्त्र, रेशमी कपड़े यहाँ से खरीदती थी बंगाल से। अब कम पैसों में जब बंगाल से वो वस्तु खरीदती थी तो जो व्यक्ति रात दिन मेहनत करके, जो गरीब किसान रात दिन मेहनत करके कपास से सूती वस्त्र तैयार करते थे, उनको बिल्कुल कम पैसे मिलते थे। इतने कम पैसे मिलते थे कि वो अपना घर का खर्चा नहीं पूरा कर पाते, उनका परिवार नहीं चल रहा था, उनका जीवन यापन नहीं हो रहा था। मतलब ये हुआ कि अब एक तरह से जो भारतीय जनता है, बंगाल की जो जनता है, एक तरह से परेशानी में थी। उनके ऊपर जितने कर थे, कर की तो दूर बात, घर के खर्चे नहीं चल रहे तो कर कैसे भरेगी? क्योंकि उनके पास में जो पैसे आने के जो साधन थे, जिस चीज़ों का पैसा उनको आना चाहिए उनका पैसा वो नहीं मिल रहा था। जो भी उनके पास में वस्तुएं थी वो वस्तुएं बिल्कुल कम रुपये में अंग्रेज़ों द्वारा खरीदी जाती थी। अंग्रेज़ उन कम वस्तुओं को, बढ़िया वस्तुओं को खरीद करके यहाँ से निर्यात करती थी और अपने देश यूरोपीय बाज़ारों में बेचती थी।
और यूरोपीय बाज़ारों में बेचकर खूब धन दौलत कमाने लग गई थी। तो धीरे धीरे जो भारतीय जनता थी उनकी आर्थिक कंडीशन ख़राब होती गई और इतनी ख़राब हुई कि समय के साथ साथ में भारतीय जनता ने जिस जगह पर रहना शुरू किया था उस जगह को छोड़ना शुरू कर दिया। वो अपनी जगहों को, बंगाल को छोड़ने के लिए मजबूर होने लगे। वो धीरे धीरे कलकत्ता, बड़े शहरों को, बंगाल को छोड़ने के लिए मजबूर होते हुए उन्होंने बंगाल छोड़ने का तय किया। बंगाल को छोड़ा उन्होंने, अनेक किसान लोगों ने, क्योंकि जितना उत्पादन करते उसका उनको उतना पैसा नहीं मिलता था। कर बढ़ते जा रहे थे, अंग्रेज़ ज़बरदस्ती उनसे कर वसूलते थे, क्योंकि दीवान वो बन गए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी दीवान बन गई थी। लेकिन तो भी अंग्रेज़ों को लगता है कि अभी भी हम ऐसे नियम कानून नहीं बना सकते हैं, क्योंकि अंग्रेज़ों को लगता था कि हम बाहर से आए हुए हैं, हमारी संख्या कम है, भारतीय लोगों की संख्या ज़्यादा है, तो वो कभी भी हमारा विरोध कर सकती है, हमको भगा सकती है। इसलिए भारतीय जनता को संतुष्ट करना और भारतीय जो छोटे शासक हैं उनको मनाना भी ज़रूरी था। लेकिन गांवों में या अन्य इलाकों पर रियासती पर शासन करने के लिए उनको छोटे छोटे जो रियासत के जो ज़िम्मेदार लोग थे उनको हराना, मतलब उनको अपनी जगह से हटाना भी ज़रूरी था। दरअसल वो काफ़ी विरोध भी करते थे। इस विरोध के बाद में एक तरह से उनको लगा कि यहाँ रहने के लिए लोगों को खुश रखना भी ज़रूरी है। लेकिन दीवान बनने के बाद में कंपनी का मेन उद्देश्य ये था कि अधिक से अधिक धन कमाए, व्यापार करने के लिए आए तो व्यापार को बढ़ाए और व्यापार करके वो निर्यात समय जितना भी खर्चा होता था वो अब भारतीय लोगों से ही पूरा होता था। पहले भारतीय लोगों से कोई भी वस्तु खरीदने के लिए अंग्रेज़ों को, ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने देश से, अपने यूरोप के देश से सोने चांदी जैसी बहुमूल्य वस्तु लानी पड़ती थी। सोना लाना पड़ता था, उनको चांदी लानी पड़ती थी। लेकिन अब वो दीवान बन गई है तो अब वो यहीं के पैसों का प्रयोग करके यहाँ की वस्तुओं को खरीदते थे। मतलब भारतीय जनता का पैसा लेकर भारतीय जनता से वो कम पैसों में अधिक वस्तु या बढ़िया क्वालिटी की वस्तु खरीदते थे और फिर अपने देशों में बेचते थे। तो एक तरह से ये समझिए कि अंग्रेज़ों ने जो वस्तु यहाँ से खरीदी है वो फ्री में खरीदी है। अंग्रेज़ों ने पैसा कहाँ से लिया? भारत से लूटा, और यहाँ से वस्तु भी उसी पैसे से, मतलब एक आदमी से पैसा लिया, दूसरे आदमी को पैसा दिया और वहाँ से वस्तु ले ली। भारतीयों का पैसा भारतीयों को देकर यहाँ से बढ़िया बढ़िया वस्तु लेकर वो अपने देश चले गए और वहाँ पर बेचकर वो खूब सारे पैसे कमाने लग गए। ऐसी नीतियाँ थी अंग्रेज़ों की। इस प्रकार से भारतीय लोगों को लूटना, भारतीय लोगों को परेशान करना, उनसे ज़बरदस्ती कर वसूलना दिखाई देता है। और समय के बदलाव के साथ साथ में प्रकृति ने भी किसानों का साथ नहीं दिया। इतने कर थे कि वो समय पर नहीं दे पाती थी, अंग्रेज़ द्वारा उनके ऊपर अत्याचार होते थे और उनकी खेती चौपट हो गई, ख़राब हो गई। और एक दिन ऐसी कंडीशन आई कि अब उनको अपना जो जगह है, अपना जो देश है, छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। किताब के अंदर एक चित्र भी है, उसके अंदर दिखाया गया है किस प्रकार वो बंदरगाह पर जाने के लिए उतारू हैं, जा रहे हैं। उनका उत्पादन गिर गया और उत्पादन गिरते ही जगह छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। और उसके बाद में बंगाल में अकाल भी पड़ा। अकाल की भी बात करेंगे कि 1770 ईस्वी में अकाल पड़ा, जिसमें बंगाल के लगभग 1 करोड़ लोगों की मौत हो गई। तो कंपनी तो परेशान कर रही है, लेकिन बंगाल में अकाल भी पड़ गया, खेती कम होने लग गई। 1770 में जब अकाल पड़ा, जिसमें लगभग 1 करोड़ लोगों की मौत हो गई। और जब बंगाल के अंतर्गत 1 करोड़ लोगों की मौत हो गई तो एक तरह से 1/3 जनता, 1/3 जो आबादी है वो ख़त्म हो गई। कितनी बड़ी बात है कि एक जगह इतना भयंकर अकाल पड़ा कि बंगाल में 1 करोड़ जो आबादी थी अकाल से, भूखमरी से मर गई।
और बंगाल की 1/3 आबादी ख़त्म हो गई। भूख से किसी की मौत बेहद दुखद वाली मौत होती है कि कोई व्यक्ति भूख से मर जाए, कितनी बड़ी बात है। इसलिए भगवान किसी को भूख की मौत नहीं दे, लेकिन समय और प्रकृति पर किसी का कोई जोर नहीं होता है। बदलती हुई कंडीशन से हर किसी को झुकना पड़ता है। खैर, इसी को अपन आगे पढ़ते हैं। इस प्रकार से बंगाल में अंग्रेज़ों का शासन है, दीवान खुद बन गई हैं, सारे आर्थिक मामले खुद देखने लग गई हैं। लेकिन अब अंग्रेज़ों को लगता है कि उनका व्यापार घटने लग गया है। किसान लोग खेती नहीं कर रहे हैं, खेती छोड़ रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जो खेती हम कर रहे हैं उनको मुनाफा नहीं मिल रहा है, खेती से परिवार का भरण पोषण नहीं हो रहा है, तो किसान खेती करना बंद कर देती हैं। जिस जगह पर रह रही हैं वो जगह छोड़ना वो शुरू कर देते हैं। अब अंग्रेज़ों को लगा कि उनका जो व्यापार गिर रहा है, तो उनको लगा कि ज़रूर अब खेती में कुछ सुधार करने चाहिए, और सुधार करके वो खेती को अधिक से अधिक व्यवस्थित करके अपने आर्थिक संकट को दूर कर सकती हैं। और जब आर्थिक संकट किसानों का दूर हो जाएगा तो उनको राजस्व भी अधिक मिलेगा। क्योंकि जैसे मान लो कोई व्यक्ति किसान है और खेती नहीं कर रहा है, उसके पास रुपया भी नहीं है, तो अंग्रेज़ क्या कर सकते हैं उससे? अंग्रेज़ उसको मार सकते हैं, लेकिन अंग्रेज़ों को मारना, अंग्रेज़ों को क्यों? उनको पैसा चाहिए, उनको कर चाहिए। तो अंग्रेज़ों को लगता है कि व्यक्ति अगर खेती नहीं करेंगे, उनके पास पैसा नहीं आ रहा है, कर नहीं आ रहा है, टैक्स नहीं आ रहा है, तो अंग्रेज़ों की आर्थिक कंडीशन ख़राब होने लग गई, उनका व्यापार घटने लग गया। तो अंग्रेज़ों को लगा कि अब हमको खेती में कुछ सुधार करने चाहिए। अब खेती में सुधार होंगे तो लोग, वहाँ की जो प्रजा है वो खेती करेगी। अगर वहाँ की प्रजा खेती करेगी तो उनका जो राजस्व है वो अधिक आएगा, और जब राजस्व उनका अधिक आएगा तो अफसर हैं वो ज़्यादा ज़्यादा पैसे वाले बनेंगे, ताकि अफसर जब पैसे वाले बनेंगे तो निवेश कर सकते हैं। खेती में सुधार होने पर खेती आराम से चलेगी, तो उनके पास पैसा खूब सारा आएगा। तो इस तरीके से भारत के अंदर खेती में सुधार किए गए। उन सुधारों की भी बात करेंगे साथ साथ के अंतर्गत। तो प्रकृति के अंदर बदलाव अपन को दिखाई देता है। तो हम बात करेंगे अब किस प्रकार अंग्रेज़ों ने खेतों में सुधार की नई नई व्यवस्था चालू करती हैं। तो टॉपिक है अपन का खेतों में सुधार। खेतों में सुधार मतलब शौर्य की, जब खेत व्यवस्थित रूप से होंगे, खेत में उत्पादन ज़्यादा होगा, तो जो कृषि हैं या जो खेती है उसमें क्या होगा? सुधार होगा। (1770) में अकाल पड़ा। 1770 में अकाल पड़ा बंगाल में। 1 करोड़ व्यक्ति मरे, लगभग 1/3 जनता मर चुकी थी। अंग्रेज़ों की हालत ख़राब होने लगी। इनको जो राजस्व मिलता था, मतलब जो पैसे मिलते थे, वो कम होते गए, तो अधिकतर लोग मर गए थे। अब अंग्रेज़ों को लगा कि हमें कुछ ऐसे सुधार करने चाहिए जिससे खेती में उत्पादन ज़्यादा हो और उनका राजस्व बढ़े। तो 2 दशक बाद, 2 दशक का मतलब 20 साल, 1 दशक में 10 साल होते हैं, 1 दशक का मतलब 10 साल। तो 1 दशक किसको बोलते हैं? 10 साल को। तो 2 दशक मतलब 20 साल बाद। तो 1770 में अकाल पड़ा, उसके 2 दशक बाद मतलब 20 साल बाद, तो 1790, और 2 दशक के बाद मतलब 1773 में एक व्यवस्था चालू की, इसको बोलते हैं स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था। स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था। तो अंग्रेज़ों ने भारत में स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था की। दरअसल जब भारत के अंदर ये स्थायी बंदोबस्त नीति अपनाई गई
स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया उस समय भारत के जो गवर्नर जनरल हैं वो थे चार्ल्स कॉर्नवालिस। चार्ल्स कॉर्नवालिस भारत के उस समय गवर्नर जनरल थे जो भारत के अंतर्गत स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था लागू की गई। तो पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि भारत के अंतर्गत जो स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था की थी 1773 में, उसमें भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो नाम याद रखना है, चार्ल्स कॉर्नवालिस। दूसरी बात आपको ये समझनी है कि स्थायी बंदोबस्त क्या है। तो अब अपन समझेंगे कि स्थायी बंदोबस्त क्या है। कब लागू की गई ये नीति? अब देखो, याद करो, क्या याद करना है आपको कि अंग्रेज़ों की क्या कंडीशन थी, अंग्रेज़ों ने नीति लागू क्यों की। भारत के अंदर जो स्थायी बंदोबस्त की नीति लागू की गई है वो क्यों की है, इस बात को समझना ज़रूरी है। क्योंकि अब अंग्रेज़ों की जो आर्थिक स्थिति है वो रियल में ख़राब हो चुकी थी। अंग्रेज़ों को लगता है कि अब उनकी आमदनी कम होती गई है, तो उन्होंने इस प्रकार की व्यवस्था की। इस व्यवस्था का नाम है स्थायी बंदोबस्त। इस व्यवस्था के तहत इन्होंने राजाओं को और जो तालुकदार हैं, मतलब एक जगह के जो तहसील होती हैं, वहाँ के जो भी लोग हैं, वहाँ उन्होंने राजाओं को या तालुकदारों को ज़मींदार बना दिया। तो राजाओं को, किनको? राजाओं को, और जो तालुकदार हैं उनको उन्होंने ज़मींदार बनाया। ज़मींदार का मतलब समझते हो ना, ज़मीन का हकदार। क्यों बनाया उन्होंने ज़मींदार, उसकी बात समझेंगे अपन। क्योंकि अब अंग्रेज़ों को लगता है कि हम तो लोगों से, किसानों से कर वसूल नहीं सकते हैं, हमको तो नुकसान हो रहा है। हम क्या करेंगे, जिन लोगों को ज़मींदार बना रहे हैं, जिन लोगों के खेती ज़मीन दे रहे हैं, उन लोगों से, उन ज़मींदारों से एक निश्चित आमदनी, एक निश्चित जो पैसों का जो बजट है वो उनसे लिया जाएगा, राजस्व लिया जाएगा, स्थायी राजस्व लिया जाएगा। स्थायी राजस्व का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो ये ज़मीन है, जैसे मान लो ये पूरी ज़मीन है, अंग्रेज़ों ने ऐसे ज़मीन बांट ली और इतनी ज़मीन का एक व्यक्ति को ज़मींदार बना दिया, इतनी ज़मीन का, ठीक है। इसका एक अलग बना दिया, इसका एक अलग बना दिया, ये अलग ठिकाना है, ये अलग ठिकाना है, ये अलग ठिकाना है। अब इन ज़मींदार कौन होते थे? या तो राजा होते थे, या जो तालुकदार हैं, जो उस इलाके के जो मैन हैं, मुखिया हैं, उस व्यक्ति को ज़मींदार बनाते हैं। और उनसे ये कहते हैं अंग्रेज़, इन ज़मींदारों से, कि आपको हर साल इतना पैसा जो राजस्व है वो अंग्रेज़ों को देना है। इन ज़मींदारों का क्या काम है? इन ज़मींदारों का ये काम है कि इस ज़मीन पर, जो इसको ज़मीन मिली है, इस ज़मीन पर खेती करवा करके किसानों से, लोगों से, और यहाँ पर जितना भी कर या राजस्व आए, उन राजस्व में से अंग्रेज़ों को एक निश्चित राजस्व हर साल मिलना चाहिए। अंग्रेज़ों ने दरअसल ऐसा क्यों किया? अंग्रेज़ों ने ऐसा इसलिए किया कि अब अकाल पड़े, खेती कोई करे या नहीं करे, सारी जिम्मेदारी किसकी है? ज़मींदारों की। क्योंकि अंग्रेज़ तो बस ज़मींदारों से बोलते हैं कि हमको हर साल इतना राजस्व, इतने पैसे मिलने चाहिए, आप जानो, आपका काम जाने। मतलब जो टेंशन थी अंग्रेज़ों के पास में इस व्यवस्था से पहले कि किसानों से डायरेक्ट रूप से कर वसूलना, तो अंग्रेज़ों को महंगा पड़ता था और अंग्रेज़ इस प्रकार से
वसूल नहीं पाते थे। लेकिन अंग्रेज़ों ने लोगों को, इन राजाओं और तालुकदारों को ज़मींदार बना दिया और उन ज़मींदारों से कहा गया कि आपको लोगों से जो ज़मीन आपको दी जा रही है वहाँ खेती करवाना है और खेती करवाकर आपको निश्चित जो धनराशि है वो अंग्रेज़ों को सौंपनी है, अंग्रेज़ों को देनी है। अंग्रेज़ों को ऐसा लगता था कि जब ज़मींदार से हम निश्चित पैसे लेंगे कि हर साल इतने पैसे लेंगे, वो क्या करवाएगा ज़मींदार? वो ज़मींदार क्या करवाएगा? अपनी ज़मीन पर खेती उत्पादन बढ़ाने के नए नए काम करवाएगा, क्योंकि ज़मींदार को लगेगा कि भी मैं अपने खेती में सुधार करवाऊँगा, अलग तरीके से काम करवाऊँगा, व्यवस्थित व्यवस्थाएँ करवाऊँगा, तो जितना ज़्यादा पैसा आएगा, राजस्व आएगा, उसमें से अंग्रेज़ों को तो फिक्स देना ही है, बाकी शेष जो रहेगा वो ज़मींदारों के पास में रहेगा। अंग्रेज़ों को ऐसा लगता था। अंग्रेज़ क्या सोचते थे? अंग्रेज़ ये सोचते थे कि जो ज़मींदार हैं उनसे हम निश्चित पैसा लेंगे, ज़मींदारों से निश्चित पैसा लेंगे तो ज़मींदार किसानों से ज़्यादा पैसे लेकर हमको दे देंगे, अपना जो राजस्व बनता है बाकी खुद के वो पास में रखेंगे और उत्पादन बढ़ाने के लिए खेती में सुधार करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि अंग्रेज़ों ने ज़मींदारों से इतना राजस्व वसूलने की शर्तें रखी और इतना कर था कि किसान भी पूरा नहीं कर पाते थे, तो ज़मींदारों के पास में कुछ रहता ही नहीं था और ज़मींदार खेती में सुधार नहीं कर पा रहे थे। अंग्रेज़ों को लगा कि ज़मीनों में सुधार होगा, खेती में नए सुधार आएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। यहाँ तक कि अंग्रेज़ों को ऐसा करना पड़ा कि जिस व्यक्ति को जिस ज़मीन का ज़मींदार बनाया है उससे वो ज़मीन छीन ली गई और किसी दूसरे को दी गई। और कई कई जगहों पर उस ज़मीन की नीलामी होती थी कि इतने ज़मीन पर कौन व्यक्ति ज़मींदार बनेगा जो अंग्रेज़ों को इतना पैसा देगा। अंग्रेज़ों को कोई टेंशन नहीं था, अंग्रेज़ों को फिक्स हर साल जितना पैसा मिलना चाहिए, जितना राजस्व उनका बनता है वो ज़मींदार से लेते हैं। अब ज़मींदारों को पैसा कहाँ से लेना था? किसानों से। मतलब जो ज़मीन है अपनी, उस ज़मीन पर किसानों से खेती करवाना, अधिक से अधिक उत्पादन करवाना और फिर वहाँ से कर लेकर अंग्रेज़ों को देना। तो ज़मींदारों को लगता कि इससे हमको कुछ मिल नहीं रहा है, क्योंकि अंग्रेज़ इतने पैसे ले रहे हैं, अंग्रेज़ इतने पैसे लेकर साथ में किसानों पर इतने टैक्स लगे हुए हैं कि किसान भी उस टैक्स को पूरा नहीं कर पाती है, उन करों को पूरा भर नहीं पाती है। तो ऐसे अनेक ज़मींदारों ने अपनी ज़मीन भी छोड़ी। साथ साथ में कुछ ऐसे ज़मींदार थे जिन्होंने किसानों पर ज़बरदस्ती अधिक से अधिक भारी कर लगाए। किसानों ने उस जगह को छोड़ा, उस ज़मीन पर खेती करना छोड़ दिया था और पूरी व्यवस्थाएं खराब थी। अब ज़मींदार क्या करते थे? किसानों पर अत्याचार करते थे। जो किसान ज़मींदारों को कर नहीं देता था उससे उसकी ज़मीन छीन ली जाती थी। और ज़मीन मतलब किसान जिस जगह पर ज़मींदार की ज़मीन पर अगर वो खेती कर रहे हैं तो उनकी स्थायी ज़मीन नहीं थी। अगर वो समय पर कर नहीं भरते, टैक्स नहीं भरते, तो उस ज़मीन पर किसी और को, किसान को खेती करने के लिए दे देते थे, उसको अपनी ज़मीन छोड़नी पड़ती थी। तो किसानों को ये भय था कि उनकी जो ज़मीन है वो कभी भी ली जा सकती है। तो उनको इस बात का डर की वजह से वो रात दिन मेहनत करते हैं। जो किसान कर नहीं भरते वो कहीं से उधार लाते थे और फिर कर भरते थे। एक तरह से किसानों की हालत पहले से ज़्यादा ख़राब होने लगी थी। दरअसल किसान इस व्यवस्था को, स्थायी बंदोबस्त को दमनकारी मानते थे कि ये तो किसानों का दम घुटने वाली है, दमन करने वाली व्यवस्था है। ठीक है, बाकी अगली वीडियो में पढ़ेंगे।